जय भीम। जय मूल निवासी साथियों, मेरा साउंड आ रहा है क्या? कोई तो कमेंट करके बता सकते क्या? साउंड साउंड आ रहा है क्या? कोई तो साथी कमेंट करके बताए। कोई तो साथी कमेंट करके बताए कि मेरा साउंड आ रहा है क्या? यस, थैंक यू राजकुमार मेलडोटी सर जी। आज का दिन बी श्याम सुंदर साहब का 46th स्मृति दिन के इस अवसर पर दिनांक 16 मई से 30 मई तक, यानी कि आज तक 15 दिन हो गए। फेसबुक के माध्यम से कई विचारवंत, बुद्धिजीवी और सामाजिक कार्यकर्ता को बी श्याम सुंदर जी का जो स्मृति दिन है या महापरिनिर्वाण, ये दिन के इस अवसर पर लगातार 15 दिन से आज तक 15 दिन से ये संवाद, उनके जीवन और संघर्ष के ऊपर चर्चा चल रहा है, संवाद चल रहा है। तो इसी संदर्भ में ये आखिरी कड़ी है, लास्ट कंक्लूडिंग स्टेज है ये। इसका समारोह प्रोग्राम कल होगा 3 बजे। तो आज के इस संदर्भ में मुझे इस कार्यक्रम में जो वर्चुअल ऑनलाइन के माध्यम से चर्चा करने के लिए, बी श्याम सुंदर जी के बारे में बात करने के लिए मुझे जो अपॉर्चुनिटी दिए, निवेदन किए, ऐसे माधव कामले सर जी का मैं बहुत आभार हूँ। उसी तरह इस कार्यक्रम को 16 मई से चालू हुआ है। उसमें कई बुद्धिजीवी, कई राष्ट्रीय स्तर के नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष, कई बुद्धिजीवी यूथ लोग काफी बात बता चुके हैं बी श्याम सुंदर जी के बारे में। उसमें है राष्ट्रीय मूल निवासी संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष ताराराम मेहना सर जी भी बात कर चुके हैं और मनीराम सर जी भी बात कर चुके हैं। उसी तरह बीबी मिश्राम सर भी इस संदर्भ इसको लेकर बात कर चुके हैं और अपने प्रेम सागर दांडीकर सर भी इसके बारे में बात कर चुके हैं। और मेरा मित्र प्रमोद सिंधे जी भी बात कर चुके हैं और अन्य कई किशन राव देने सर भी इसके ऊपर बात कर चुके हैं और कई अतिथिगण बात कर चुके हैं। आज के इस संदर्भ में मैं भी बी श्याम सुंदर जी के बारे में, उनके बारे में कुछ विचार आपके सामने रखूं। तो साथियों, बी श्याम सुंदर जी का जो इतिहास है, हम भारत देश में जब सामाजिक आंदोलन हो या अम्बेडकराइट आंदोलन हो, रिपब्लिकन आंदोलन हो या बहुजन आंदोलन हो या दलित आंदोलन हो, जब भारत देश के इस विषय में हम बात करते हैं तो बी श्याम सुंदर हमको किताबों में कहीं नजर नहीं आते। क्यों नजर नहीं आते? इसके कारण को हमको समझना होगा। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने किताब लिखे, एन एंशिएंट इंडिया, रेवोल्यूशन एंड काउंटर रेवोल्यूशन, प्राचीन भारत में क्रांति और प्रतिक्रांति। उसी तरह प्राचीन भारत में जाति वर्ण व्यवस्था और ये जो वर्णा का सिस्टम था, इसके विरोध में पहले प्रथम तथागत बुद्धा ने रिवोल्यूशन किया। बाद में सम्राट अशोक जी ने उसके विरोध में बहुत सारे कंट्रीब्यूशन दिए सामाजिक समता के लिए, तथागत बुद्ध के सिद्धांत
देश और दुनिया में प्रसार करने के लिए सम्राट अशोक ने योगदान दिए। और कर्नाटक का अगर रेफरेंस देखें तो 12वीं शताब्दी में महात्मा बसवण्णा ने भी इस बहुत बड़े स्तर के ऊपर रिवोल्यूशंस किए हैं समता, स्वतंत्र, बंधुत्व, न्याय के लिए। उसी तरह जब आधुनिक युग में हम देखते हैं, ज्योतिराव फुले, बाबा साहब अम्बेडकर तक बहुत सारे रिवोल्यूशंस हुए हैं जो सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, राजनैतिक, धार्मिक, इंटेलेक्चुअल बहुत बड़े आंदोलन हुए हैं समता, स्वतंत्र, बंधुत्व और न्याय के लिए। तो बी श्याम सुंदर जी जो बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो कारवा है उसको आगे बढ़ाने के लिए अपना पूरा जिंदगी त्याग कर चुके हैं। उनके बारे में क्यों हम किताबों में या किनके भी स्पीचेस में या किसी भी साहित्य में हमको कम मिलता है, क्योंकि उनके साथ भी एक रेवोल्यूशन जो काउंटर रेवोल्यूशन हो गया, उनके प्रतिक्रांति हो गई। ब्रह्मनिज्म के द्वारा उनका इतिहास छुपाया गया, उनको हाइड, इतिहास में ना दिखे उनका हाइड कर दिया गया, छुपाया गया। उसलिए बी श्याम सुंदर जी का बताने की यह महत्व है, बाबा साहब अम्बेडकर का अगर आंदोलन अगर सही मायने में कोई आगे लेकर गए हैं, उसमें बी श्याम सुंदर भी पहला प्रथम नाम आता है। बाद में हम कांसीराम जी का नाम ले सकते हैं, क्योंकि बी श्याम सुंदर जी का अगर जीवन हम देखते हैं तो वो महाराष्ट्र के औरंगाबाद में उनका जन्म हुआ। 1908 में उनका जन्म हुआ, दिसंबर 21 को। उनका पेरेंट्स का नाम है मानिकैया और सुधाबाई, उनका पेरेंट्स, जो एक अस्पृश्य समाज में उनका जन्म हुआ। और उनका जो पेरेंट्स है, डैडी, वो रेलवे एम्प्लॉयज थे, पुलिस हेड कांस्टेबल थे। इसीलिए वहां पर जब उनका जो एंट्री होता है, क्या एंट्री होता है, जब उनका जन्म हुआ और उनको जब स्कूल में अब एडमिशन लेने को गए बी श्याम सुंदर जी, जब उनको भी जाति व्यवस्था का शिकार होना पड़ा, क्योंकि अस्पृश्य समाज में आप जन्म लिए बोलकर उनको भी एक हिंदू स्कूल ने उनको एडमिशन देने के लिए इनकार कर दिए। क्यों इनकार कर दिए? एक एडमिशन लेने के लिए जब गए हिंदू स्कूल, एक ब्राह्मणिकल स्कूल वाला ने, तुम अछूत हो, तुम अस्पृश्य समाज के हो बोलकर उनको भी अपने स्कूल में उनको एडमिशन नहीं दिए। बाद में उनको उनके डैडी कांस्टेबल होने की वजह से, रेलवे कांस्टेबल होने की वजह से उनको पढ़ाई के लिए एक वहां के औरंगाबाद के क्रिश्चियन स्कूल में उनको दाखिला मिलता है। वो दाखिला जब हिंदू में पैदा हुए कांसीराम जी, हिंदू स्कूल वाले उनको एडमिशन नहीं दिए, लेकिन उनको क्रिश्चियन वालों ने एडमिशन दिया और वहां से उनका एजुकेशन स्टार्ट होता है। प्राइमरी एजुकेशन उनका औरंगाबाद में, महाराष्ट्र में हो। जब अंत में उनका डैडी जो पोस्ट रहते हैं, उनका कांस्टेबल पोस्ट से उनका ट्रांसफर होता है हैदराबाद को, उसकी वजह से बी श्याम सुंदर जी को हैदराबाद आना पड़ा। उनके डैडी का ट्रांसफर, जॉब ट्रांसफर होने की वजह से वो हैदराबाद में आकर बसे। जब हैदराबाद में आते हैं तो उनका प्रौढ़ एजुकेशन यानी सेकेंडरी एजुकेशन हैदराबाद में हुआ, उर्दू माध्यम में हुआ। बाद में उनका जो बीए डिग्री वो उस्मानिया यूनिवर्सिटी से संपन्न हुआ। दक्षिण भारत में स्पर्शों में पहले बीए डिग्री लेने वाले
बी श्याम सुंदर जी हुए। इस संदर्भ में उनको उस्मानिया यूनिवर्सिटी ने गोल्ड मेडल देकर उनको सम्मानित किया। एक अस्पृश्य समाज में जन्मे हैदराबाद उस्मानिया यूनिवर्सिटी में आकर गोल्ड मेडल लेते हैं वो। और उसी तरह 1926 में उनका LLB यानी कि लॉ का डिग्री भी संपन्न हुआ। तो इस देश की सामाजिक व्यवस्था, इस देश की सांस्कृतिक जो व्यवस्था है, जाति व्यवस्था है, इसके बारे में काफी उनके ऊपर प्रभाव गिरे, अनुभव हुए उनके श्याम सुंदर के ऊपर। इसलिए उन्होंने ये लिया, संकल्प लिया, इस देश में जाति व्यवस्था क्यों आया, अस्पृश्यता क्यों है, सामाजिक भेदभाव क्यों है, क्यों कोई उच्च है, क्यों कोई नीच है, ऐसा क्यों है सामाजिक ये व्यवस्था। इसके बारे में उन्होंने भी रिसर्च किए और करते ही विद्वान तो हुए बहुत बड़े। दक्षिण भारत में पहले BA LLB उनका ही हुए है उस्मानिया यूनिवर्सिटी से। और उन्होंने जब सामाजिक स्तर देखा, अस्पृश्य लोगों को कैसा इस समाज में कैसे पीड़ित होना पड़ता है, सामाजिक समानता क्यों नहीं है, आर्थिक समानता नहीं है, शैक्षणिक समानता नहीं है। यहाँ पर एक को ही पढ़ने को अधिकार है, केवल शिक्षा लेना, केवल देश में ब्राह्मणों को ही अधिकार था, और राज चलाना इस देश में क्षत्रियों को ही अधिकार था, और व्यवहार करना इस देश में वैश्यों को अधिकार था, और इस देश में जो सेवा करना यानी कि गुलामी करना शूद्रों को ये दिया गया था। और जो इनसे भी जो नीचे है उनको फोर्थ वर्ना के बाहर उनको ये दिए थे, स्थान दिए थे। उनको आज SC ST कहते हैं, उनको आज SC ST के नाम से पंचम वर्ण भी कह सकते हैं उनको। तो ये स्पर्श, ये जो उनसे भी नीचे स्पर्श हो गए। तो बी श्याम सुंदर जी ने इसके बारे में बहुत सारा अध्ययन किए, देश और दुनिया के बारे में अभ्यास करे, और बी श्याम सुंदर जी के ऊपर सबसे ज्यादा अगर प्रभाव पड़ा है तो तथागत गौतम बुद्ध का प्रभाव गिरा उनके ऊपर। उसी तरह संत कबीरदास जी का उनके ऊपर प्रभाव रहा, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का प्रभाव रहा, और ज्योतिराव फुले जी का प्रभाव रहा। इन सब के प्रभाव से ही सामाजिक समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय के लिए लड़ने के लिए वो तैयार हुए। और उन्होंने देखा सामाजिक व्यवस्था में इसको कैसे बदलना चाहिए। तो बाबा साहब के फिलॉसफी को बहुत कट्टर तरीके से अनुकरण करते थे बी श्याम सुंदर जी, क्योंकि जब बाबा साहब अम्बेडकर जो मूवमेंट है 1924, 26 या 30 बहिष्कृत भारत या बहिष्कृत हितकारिणी सभा की ओर से जब बाबा साहब अम्बेडकर ने देश भर में कालाराम मंदिर हो या 14 तालाब का लड़ाई हो, संघर्ष हो, या मनुस्मृति का दहन हो, ये देश भर में चल रहे थे उसी वक्त। तो बाबा साहब अम्बेडकर ब्रिटिशों को दिखाना चाहते थे, एविडेंस दिखाना चाहते थे कि हमारे ऊपर कैसा जुल्म होता है, कैसा अन्याय होता है, और कैसा हमारे ऊपर स्पर्श कर रहे हैं हमारे ऊपर। यहाँ पर कोई भी हमें छूने के लिए तैयार नहीं है, कोई भी हमें पानी देने के लिए तैयार नहीं है, कोई भी हमें
मंदिर में जाने नहीं देते, स्कूल तो बहुत दूर की बात है। जब हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है, मूलभूत अधिकार है, मूलभूत नैसर्गिक जो अधिकार है, वही देने के लिए भी तैयार नहीं थे। तो बार बार बाबा साहब अम्बेडकर, कालाराम मंदिर हो या चौदार तालाब के पानी का संघर्ष हो या 1927 का मनुस्मृति धन हो, इसके माध्यम से देश और दुनिया में मैसेज जा रहा था, इस देश में जाति व्यवस्था कैसा है, इस देश में असमानता कैसा है, इस देश में कितने जाति है। 6,000 से ज्यादा जातियां हैं, 6,000 से ज्यादा। तो एक उच्च है और एक नीच है। ये कैसा हुआ? हमको कोई भी मंदिर में आने नहीं देता, स्कूल को दाखिला तो नहीं हो सकता, एक सामाजिक समता ही नहीं है, हमको मानवीय अधिकार ही नहीं है, फंडामेंटल राइट्स ही नहीं है। तो इससे क्या हुआ, बी श्याम सुंदर जी ने भी काफी प्रभावित हुए और उन्होंने इसके खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हुए। काफी विद्वान थे श्याम सुंदर जी ने, उनका विद्वत्ता ऐसा था कि हर किसी को भी वो प्रभावित कर सकते थे। ऐसे ही एक संदर्भ में किशन प्रसाद नामक निजाम गवर्नमेंट के एक मंत्री है, उनके साथ बी श्याम सुंदर जी का मुलाकात होता है। वो मुलाकात में बी श्याम सुंदर जी जब वहां पर जाते हैं, किशन प्रसाद से एक मुलाकात होता है। उस मुलाकात के माध्यम से उन्होंने कहते हैं, मैं निजाम का मंत्री हूं और मैं बहुत काफी प्रभावित हुआ हूं। मैं आपसे निजाम, अपने जो राजा है, हैदराबाद जो प्रेसिडेंसी स्टेट था, संस्थान था, उसका राजा को आपको मिलाने के लिए मैं तैयार हूं। तो ऐसे ही बातचीत हुआ, बार बार बातचीत से एक बार मुलाकात हो गया हैदराबाद निजाम से। बी श्याम सुंदर जी का उनका जो पर्सनालिटी है, व्यक्तित्व है, उनका जो भाषा की शैली है, उनका जो इंटेलेक्चुअलिटी देखकर हैदराबाद के निजाम, उस वक्त के राजा ने उनको अपने ही घर में अपने बच्चों को पढ़ाई करने के लिए उनको निवेदन किए। निवेदन करने के बाद श्याम सुंदर जी ने निजाम के जो उनके बच्चे हैं उनको स्टडी करने के लिए रेडी हुए। इंग्लिश और इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस में उन्होंने पढ़ाए, उनके निजाम के बच्चों को स्टडी पढ़ाए। तो इससे जो श्याम सुंदर जी का जो व्यक्तित्व था, एक व्यक्तित्व बहुत इंटेलेक्चुअल थे, बुद्धिजीवी थे, और उनका जो अंडरस्टैंडिंग वर्ल्ड लेवल का स्टडी थी, इकोनॉमिक के ऊपर उनका बहुत अच्छा स्टडी था, पॉलिटिकल साइंस के ऊपर उनका बेहतरीन स्टडी था, इकोनॉमिक्स के ऊपर उनका बहुत बड़ी स्टडी था। इससे काफी लोग प्रभावित होते थे उनसे, बी श्याम सुंदर जी से। और ऐसे ही उनका प्रभाव देखकर हैदराबाद के निजाम उनको उनके संस्थान में इकोनॉमिक्स मिनिस्टर यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर पद को नियुक्त किया बी श्याम सुंदर जी को। जब बी श्याम सुंदर जी ने उसका फायदा लेकर उस संदर्भ का फायदा लेकर जब इकोनॉमिक्स मिनिस्टर बने, फाइनेंस मिनिस्टर बने, उस वक्त उन्होंने सामाजिक तौर पर और आर्थिक तौर पर बहुत बेहतरीन काम करके दिखाए। सामाजिक तौर पर कैसा? उस संदर्भ में जब हमको एजुकेशन का अधिकार नहीं था, पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, ब्रिटिश आने से ही थोड़ा बहुत हमको पढ़ने का लिखने का अधिकार मिला और कंपनीज में जाने का अधिकार मिला।
अन्यथा हमें पहले उसके पूर्व अधिकार नहीं था, लेकिन भी 100% नहीं था, थोड़ा चंद % था। जब जब फाइनेंस मिनिस्टर बी श्याम सुंदर जी ने बने, तब उन्होंने अपना पद का फायदा लेके उस समय में अपने शोषित लोगों के लिए उन्होंने एजुकेशन के लिए, शैक्षणिक अभिवृद्धि के लिए, शैक्षणिक डेवलपमेंट के लिए निजाम गवर्नमेंट से 1 करोड़ रुपए लिए। 1 करोड़ रुपए लेकर उन्होंने हमारे समाज के लिए शैक्षणिक बदलाव होना, हम एजुकेट होना, जो बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं शिक्षित बनो, उस शिक्षित बनाने के लिए बी श्याम सुंदर जी ने निजाम गवर्नमेंट से 1 करोड़ रुपए लेकर पहले प्रथम उन्होंने हर डिस्ट्रिक्ट्स में अनटचेबल्स लोगों के लिए, शोषित वर्गों के लिए, शोषित लोगों के लिए उन्होंने स्कूल्स बनाए, और जो स्कूल से छूटे हुए हैं उनको भी स्कूल में दाखिला लेने के लिए प्रेरित किए, और उसी वक्त हॉस्टल रेसिडेंसी का फैसिलिटी भी बनाए, और क्लॉथ्स हो यानी कि कपड़ा, यूनिफॉर्म, स्कूल, हॉस्टल, यूनिफॉर्म और रेसिडेंसी स्कूल, ऐसे सुविधा बनाए। उसी संदर्भ में बी श्याम सुंदर जी ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जो ट्रस्ट है, पीपल्स एजुकेशन ट्रस्ट, उस ट्रस्ट को उस वक्त 12 लाख रुपए देकर एक धन सहाय किए हैं, जो औरंगाबाद में आज मिलिंद कॉलेज जो है, वो मिलिंद कॉलेज बनने में बी श्याम सुंदर जी का धन सहाय के असो बहुत बड़ा योगदान था। इसी तरह शैक्षणिक बदलाव के लिए उन्होंने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया, और बी श्याम सुंदर जी ने शैक्षणिक के एजुकेशन के तौर पर ये काम किया। और बी श्याम सुंदर जी और उनका और एक फ्रेंड, उनका नाम है वेंकटराव। बी श्याम सुंदर जी निजाम गवर्नमेंट में फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो वेंकटराव उस संदर्भ में हैदराबाद संस्थान में एजुकेशन मिनिस्टर थे। तो बी श्याम सुंदर जी और वेंकटेश जी दोनों मिलकर निजाम के खिलाफ एक रिवोल्ट किया, क्योंकि हमारे लोग आज भी बहुत आर्थिक, इकोनॉमिकली बैकवर्ड्स है, पीछे है। आज भी उनके पास पैसा नहीं है, वो दिन भर काम करते हैं, 12-24 घंटे काम करने के बाद भी जो लैंडलॉर्ड्स है, जिनके पास खेती है, प्रॉपर्टी है, वो लोग उनको केवल 1 छटाक या 2 छटाक या पाव किलो उनको अनाज देते हैं, उससे ही उनका जीवन चलता है। उनके पास ना जमीन है, ना कुछ भी नहीं है। इसीलिए उस संदर्भ में वेंकटेश और बी श्याम सुंदर जी मिलकर निजाम के खिलाफ अपने लोगों को लेकर हमें जमीन दो, ऐसा रिवोल्ट किए। तो काफी प्रभावशाली नेता होने के वजह से, काफी पावरफुल और काफी वर्चस्व रहा बी श्याम सुंदर जी का। उसके लिए निजाम जो संस्थान था, राजा था, उनको मानना पड़ा कि जमीन दिए जाए। जिनके पास जो जमीन है, मालिकों के पास बहुत सारा जमीन है, जो जमीन उगाता है, जो कल्टीवेशन करता है, उनको ही जमीन दिया जाए। अन्यथा जो लैंडलॉर्ड्स है, उनके पास बहुत सारा जमीन है, 1500 एकड़ के जमीन है, तो उनका मालिकाना जो अधिकार छीन कर बी श्याम सुंदर जी ने, जो आज हमारे जो लोग हैं, शोषित लोग हैं, अनटचेबल्स लोग हैं, और अपने जो माइनॉरिटीज लोग हैं, जिनमें बहुत आर्थिक, बहुत
पीछे है ऐसे लोगों को और शेड्यूल कास्ट हो, अनटचेबल्स लोगों को उस वक्त जमीन डिस्ट्रीब्यूशन का काम किए। ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण एक उनका जो वर्क है, टास्क है। इससे आज हम देखते हैं हमारे इस दक्षिण भारत में, स्पेशली हैदराबाद और कर्नाटका इस रीजन में, एरिया में, हम पट्टा की जमीन बोलते हैं या हडोली जमीन बोलते हैं। ये सारा जो जमीन है, ये जमीन बी श्याम सुंदर जी का ये गिफ्ट है। हर एक गांव में हडोली बोलकर है, पट्टा बोलकर है। ये जमीन बी श्याम सुंदर जी ने संघर्ष कर कर हमको दिए उस टाइम। और यहीं पर नहीं रुके बी श्याम सुंदर जी ने। जब बाबा साहब अम्बेडकर बोलते हैं, हम हिंदू नहीं है बोलते बाबा साहब अम्बेडकर। क्यों नहीं है? एक जो कम्युनिटी है उसको सब कुछ अधिकार है देश में। उनको पढ़ने का अधिकार है, शासन करने का अधिकार है, कल्टीवेशन लैंड उनके पास है सारा, उनका धार्मिक सारे अधिकार उनके पास है, सामाजिक अधिकार उनके पास है, सारी आर्थिक प्रॉपर्टी उनके पास है। लेकिन हमारे पास आज कुछ भी नहीं है। हम शोषित है, गुलाम हैं। ऐसा बाबा साहब अम्बेडकर बोलते थे। तो बी श्याम सुंदर जी ने, बाबा साहब अम्बेडकर ब्रिटिशों को बताया कि हमारा क्या स्टेटस है देश में। जब 1919 में साउथ बारो कमीशन आया, 1928 में साइमन कमीशन आया, तो हमारे हालात बताए ब्रिटिशों को कि आज भी हमको मानवीय अधिकार नहीं है, ह्यूमन राइट्स का अधिकार नहीं है। तो बी श्याम सुंदर जी ने जब बाबा साहब अम्बेडकर का परिनिर्वाण हो गया 1956 में, ये कारवा आगे लेकर जाने में बी श्याम सुंदर जी का बहुत बड़ा हाथ है। बी श्याम सुंदर जी ने देश में बाबा साहब अम्बेडकर का मूवमेंट को ही आगे बढ़ाया। आगे बढ़ाने में सबसे बड़ा उनका भूमिका है। उन्होंने इस देश में जो अस्पृश्य लोग हैं, जो अनटचेबल्स लोग हैं और जो ट्राइब लोग हैं, जो बैकवर्ड्स लोग हैं और जो माइनॉरिटीज है, उन सब के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए बहुत बड़ा उनका कंट्रीब्यूशन रहा। और उन्होंने परभनी में और दलित और माइनॉरिटीज यूनिटी मूवमेंट बोलकर एक संगठन का स्थापना करे। उस संगठन से माध्यम से दलित और मुस्लिम्स को इकट्ठा किए देश भर में, उनको अवेयरनेस किए बहुत सारा सामाजिक व्यवस्था कैसा है, हम क्यों आज भी हम पिछले हैं, हमको क्या करना होगा, हमें आर्थिक, इस देश में आर्थिक तौर पर हमें आगे आना होगा, शैक्षणिक तौर पर हमें आगे आना होगा और राजनीतिक तौर पर हमें इकट्ठा होना होगा और इस देश में हमें भी शासन करता जमान यानी कि क्लास बनना है। जो बाबा साहब अम्बेडकर का सोच था, जो बाबा साहब अम्बेडकर जी का ऑब्जेक्टिव क्या था, इस देश में एनिलेशन ऑफ कास्ट एंड कास्ट कैपिटलिज्म, इस देश में जाति आधारित जो जातियों का निर्मूलन करना और जाति आधारित जो कर्म है, काम है, उसको इस देश में नकारना। हम जब कुंभार है तो वो गाड़गा ही नहीं बनाना, चमार है तो केवल चप्पल का ही काम नहीं करना, धोबी है तो केवल कपड़ा ही नहीं धोना। ये सारे जाति आधारित जो वर्क है, ये काम है, इस देश में
बाबा साहब अम्बेडकर बोलते हैं जब कॉन्स्टिट्यूशन दिए, जिनका जैसा ताकत, जिनका जैसा बुद्धिमत्ता, जिनका जैसा शक्ति, जिनका जैसा जो उनका जो व्यक्तित्व है, वैसा हम काम कर सकते हैं। केवल जाति आधार के ऊपर कोई स्पर्श है बोले तो स्पर्शों का ही जो काम है उनका, कोई तो मरे तो संदेश पहुंचाना, या जो मर गया उसको वो ये गाड़ना, ऐसा ही काम नहीं है। इस देश में जाति जो आधारित जो कर्म है, जो वर्क्स है, उसको बंद कर अपना जो बुद्धि, अपना शक्ति के आधार के ऊपर काम करना, ऐसे बाबा साहब अम्बेडकर ने बताया। इससे ही इस देश में जाति व्यवस्था की समाप्ति होती है। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जाति को नष्ट करने के लिए बी श्याम सुंदर जी ने उसी कदम को आगे बढ़ाकर हमें एजुकेशन दिया। जो बाबा साहब अम्बेडकर की जो सोच है, एजुकेट, ऑर्गेनाइज एंड एजिटेट, बी श्याम सुंदर जी ने एजुकेशन के लिए बहुत बड़ा उनका योगदान रहा, निजाम गवर्नमेंट से, संस्थान से। और आर्थिक, बाबा साहब और एक बात बोलते हैं, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, इस देश में हमें नेशनल ओनरशिप बनना है। नेशनल ओनरशिप का मतलब है देश में आर्थिक समानता होना। इस देश में सारा जो जमीन है लैंडलॉर्ड्स के पास है, जमींदारों के पास है, हजारों, 1,500, 2,000 एकड़ उनके पास जमीन है। वो जमीन बाबा साहब बोलते हैं हर एक फैमिली को कितना आता उतना डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। एक फैमिली को 5 एकड़ आने दो या 10 एकड़ आने दो, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना कर ये आर्थिक समानता के लिए बहुत बड़ा ये ऑब्जेक्ट हो सकता है, ऐसे बाबा साहब अम्बेडकर बोलते हैं। तो बी श्याम सुंदर जी ने भी हैदराबाद संस्थान में, हैदराबाद स्टेट में वही काम किया। जो लैंडलॉर्ड्स के जो जमीन था उनका मालिकाना अधिकार छीनकर जो आर्थिक जो असमानता में रखा गया, जिनको शोषण में रखा गया, उन सभी को जमीन डिस्ट्रीब्यूशन का काम बी श्याम सुंदर जी ने किया। बाबा साहब अम्बेडकर और एक बात बोलते हैं, एक तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट और जाति आधारित जो वर्ग का समाप्ति होना, आर्थिक समानता आना इस देश में, और इस देश में जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, उसका संरक्षण होना और उसका सेफगार्ड। संविधान की संरक्षण और उसका सेफगार्ड यानी कि रक्षण। हम आज तो जब दिल्ली में जंतर मंतर में कोई संविधान की कॉपी कोई जलाया, उस टाइम से हम केवल संविधान की रक्षणा की बात कर रहे, संविधान की सेफगार्ड की बात कर रहे, सेव द कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे। लेकिन बी श्याम सुंदर जी का हम संदर्भ देखते हैं तो 56 के बाद उनका संविधान के ऊपर, संविधान की संरक्षण कैसा किया जाए, उसके ऊपर भी उनके बहुत बड़े वर्क्स है, काम है। जब मैसूर असेंबली में यही बात बोले थे बी श्याम सुंदर साहब, जो जिनके पास जमीन नहीं है उनको जमीन दिया जाए, सबको इक्वल राइट्स दिए जाए। ये कॉन्स्टिट्यूशन सेफगार्ड की बात हुआ, काफी ह्यूमन राइट्स के ऊपर बात की। और बाबा साहब और एक बात बोलते हैं, क्या बात बोलते हैं? हमें शासनकर्ता जमात बनने का, हमें इस देश का राज चलाना होगा। शासन करते जमात, शासन बनाने वाले कौम बनना होगा। संविधान तो मैं लिखा हूं, संविधान को चलाने वाले कौन हैं? जब तक आप चलाने वाले नहीं होंगे तब तक आपके जो सारे अधिकार है, इकोनॉमिक्स राइट्स है, ह्यूमन राइट्स है,
मानवीय जो अधिकार है, जो महत्वपूर्ण अधिकार है, आपको नहीं मिलेंगे। आप शासक वर्ग नहीं बनेंगे जब तक कॉन्स्टिट्यूशन की जो सेफगार्ड नहीं कर सकते। उसीलिए बी श्याम सुंदर जी ने पहले प्रथम तो दलित और माइनॉरिटी यूनिटी मूवमेंट चलाया देश भर में। बाद में ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट, बैकवर्ड एंड माइनॉरिटीज कॉन्फ्रेंस चलाए। केवल अस्पृश्यों की ही बात नहीं की श्याम सुंदर साहब। श्याम सुंदर साहब ने शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, बैकवर्ड्स एंड माइनॉरिटी के बारे में बात की। उनके बारे में पहले प्रथम बात किए है 1968 में। हम बहुजन नायक या बहुजन मूवमेंट का पितामह हम बी श्याम सुंदर जी को बोल सकते हैं, क्योंकि इस देश में बाबा साहब के बाद 1968 में बॉम्बसेप का भी स्थापना नहीं हुआ था। उससे पूर्व 1968 में ही बी श्याम सुंदर जी ने शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड क्लास और माइनॉरिटीज के लिए इस देश में सामाजिक अधिकार हो, शैक्षणिक अधिकार हो या राजनीतिक अधिकार के लिए केवल लड़ाई नहीं लड़े, उसका एक बहुत बड़ा प्लान बनाए, स्ट्रेटेजी बनाए, उसका पॉलिसी बनाए और एक बेहतरीन संगठन बनाए। जो बाबा साहब अम्बेडकर के परिनिर्वाण होने के बाद ही बाबा साहब अम्बेडकर का जो सपना था, वो सपना पूरा करने के लिए बी श्याम सुंदर जी ने बाबा साहब अम्बेडकर का 77th बर्थ एनिवर्सरी 1968 में अप्रैल 29 को उन्होंने भीमसेना संगठन का स्थापना किए गुलबर्गा में। भीमसेना क्यों निकलना पड़ा उनको? बाबा साहब अम्बेडकर का जो संघर्ष है, जो आंदोलन है, उनका जो ऑब्जेक्टिव्स है, उसको इस देश में कैसा पूरा करना, इस देश में सामाजिक समानता कैसा लाना, इस देश में आर्थिक समानता कैसा लाना, इस देश का बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान की संरक्षण कैसा करना, उसका सेफगार्ड कैसा करना, और जो हमारे ऊपर हो रहे हैं अट्रोसिटीज, इसको कैसे रुकाना, उसके लिए जो उनका जो अल्टीमेट था, जो अल्टीमेट अंत में उनका जो भीमसेना संगठन 1969 में स्थापना करते हैं। तो कर्नाटक में भीमसेना स्थापना होता है और वो भीमसेना पूरा भारत भर जाता है, उसका स्प्रेड प्रचार पूरा भारतवर्ष में होता है। चाहे पंजाब हो, महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो, यहाँ तक कि वो पैन इंडिया लेवल तक भीमसेना संगठन ने प्रसार करते हैं। इस देश में बाबा साहब अम्बेडकर का जो ऑब्जेक्टिव्स है, जो गोल्स है, अगर पूरा करना है तो हमें सामाजिक समता लाना होगा, आर्थिक समानता लाना होगा और राजनीतिक शासनकर्ता जमात बनना होगा। इसके लिए बी श्याम सुंदर जी ने बाबा साहब अम्बेडकर जी का 77th बर्थ एनिवर्सरी पर गुलबर्गा में उन्होंने भीमसेना का गठन किया, स्थापना की। केवल स्थापना ही नहीं किए, देश भर में लेके गए उसको। आज तक कोई भी उदाहरण नहीं है कि कर्नाटक में एक संगठन स्थापना होकर पूरा देश भर में जो जाता है, उसका कोई उदाहरण नहीं है। लेकिन पहला प्रथम उदाहरण ये है, जो भीमसेना है, भारतीय भीमसेना 1968 में स्थापना होकर गुलबर्गा से स्थापना होकर देश भर में गया।
बाबा साहब अम्बेडकर की जो ऑब्जेक्टिव है वो पूरा करने के लिए देश भर में कॉन्फ्रेंस किए, आंदोलन किए, बड़े बड़े सभा किए। श्याम सुंदर जी ने पेरियार रामास्वामी, भदंत आनंद कौशल्यान बनते और पेरियार रामास्वामी ऐसे देश भर के जो महान जो लोग हैं, इस आंदोलन में उनका जो योगदान रहा है, ऐसा लोगों को लेकर इकट्ठा कर कर देश भर में कॉन्फ्रेंस किए। लोगों को जगाने के लिए उन्होंने बहुत बड़ा ये कारवा आगे बढ़ाए। इससे देश भर में एक मैसेज गया कि भीमसेना ये अपने जो अट्रॉसिटीज है उसको रुकाने के लिए काम करेगा। अट्रॉसिटीज हो या जो शोषण, कहीं भी शोषण हो, जो अनटचेबल्स है, शोषित वर्ग है, उनके ऊपर अगर शोषण अगर हो रहा है तो भीमसेना वहां जाए और भीमसेना उनको प्रोटेक्ट करेगी, प्रोटेक्शन देगी। और भीमसेना का ऑब्जेक्टिव्स और बहुत सारे हैं, जैसा सेपरेट सेटलमेंट की बात करते हैं बी श्याम सुंदर सिंह। सेपरेट सेटलमेंट यानी कि अगर स्पर्श है, बाबा साहब अम्बेडकर जैसा सेपरेट इलेक्टोरेट की बात करते हैं, तो सेपरेट इलेक्टोरेट को बी श्याम सुंदर जी ने हर एक गांव है वहां पर या तालुका है, उसमें 25% जो सामाजिक हो या राजनीतिक जो अधिकार है, जो शेड्यूल अनटचेबल्स लोगों को मिलना चाहिए, ऐसा बोलते हैं। और सेपरेट यूनिवर्सिटी की बात करते हैं। हम कहाँ भी अगर एजुकेशन देने के लिए जाते हैं, स्कूल में दाखिला लेते हैं, तो हमारे साथ भेदभाव होता है। उस भेदभाव रुकाने के लिए फोर्स बनाए और ओन यूनिवर्सिटी, अपना ही खुद का एक यूनिवर्सिटी बनाना, ऐसा उनका ये विजन था। और आज जो मराठा यूनिवर्सिटी है, मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी, उसको डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का नाम देने के लिए भी बी श्याम सुंदर जी ने पहला कदम उठाया। उनके प्रयासों से वो आगे कारवां निकल गया। उनके जो मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी को बाबा साहब अम्बेडकर जी का नाम देने के लिए ये जो ऑब्जेक्टिव है, वो भी भीमसेना का ही, भारतीय भीमसेना की ऑब्जेक्टिव है। तो भीमसेना डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का और एक जो सपना था हमें शासन करते जमात बनने का, इसके ऊपर भी बी श्याम सुंदर बाबा साहब अम्बेडकर जाने के बाद उसके ऊपर काम करने लगे। देश भर में एक भी संगठन नहीं है हमारा, एक भी ऐसा पार्टी नहीं है नेशनल लेवल का उस संदर्भ में। तो श्याम सुंदर साहब का जो विचार है, हमारा एक राष्ट्रीय लेवल की पार्टी होना, राष्ट्रीय लेवल की पैन इंडिया का एक मूवमेंट होना। पैन इंडिया मूवमेंट के लिए वो देश भर में जाते रहे, केवल कर्नाटका, महाराष्ट्र, आंध्रा में नहीं गए, देश भर में हर स्टेट में उनका कार्रवाई आगे बढ़ता रहा। उसलिए जो बाबा साहब अम्बेडकर बोलते हैं हमें शासन करते जमान बनने का है, हमें राज चलाना है इस देश का, तो बी श्याम सुंदर जी ने सामाजिक के तौर के ऊपर बहुत बड़े काम किए जब निजाम गवर्नमेंट में थे। आर्थिक के ऊपर भी लैंड डिस्ट्रीब्यूशन का बहुत बड़ा काम किए। जब पहले प्रथम जब जनरल इलेक्शन आता है 1952 में, तो 1952 में जब जनरल इलेक्शन में बी श्याम सुंदर जी ने हैदराबाद के मलकपेट से असेंबली इलेक्शन के लिए खड़े होते हैं, लेकिन वहां पर श्याम सुंदर साहब असफल होते हैं, हार जाते। जब सेकेंड जनरल इलेक्शन आता है 1957 में बी श्याम सुंदर जी ने कर्नाटका बीदर
बीदर से भाल्की और ये संतपुर ये भाल्की उस टाइम 1957 में ये जॉइंट क्षेत्र थे। इस यहाँ पर जब मैसूर स्टेट को असेंबली को चुन कर जाते हैं पहला प्रथम, जब जाने के बाद बहुत अच्छे काम करते हैं लैंड रिफॉर्म के लिए हो या शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसीज, माइनॉरिटीज के लिए बहुत अच्छा काम किए हैं, बहुत सारा कंट्रीब्यूशन है। लेकिन उनको एक महसूस हुआ जब निजाम की गवर्नमेंट था, हैदराबाद का जो संयुक्त संस्थान था निजाम का, उसमें जो उन्होंने कैसा रिफॉर्म किए थे, बदलाव किए थे, परिवर्तन किए थे सामाजिक तौर के ऊपर, आर्थिक तौर के ऊपर, लेकिन एक असेंबली का मेंबर बनने के बाद में 1957 में वो ना कर पाए। जब बाद में श्याम सुंदर साहब को लगा केवल एक आदमी चुनकर जाने से कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं आता देश में, उसके लिए मुझे मास का निर्माण करना होगा, मेरा जो संगठन है देशव्यापी आंदोलन करना होगा। केवल वैयक्तिक स्वयं प्रकाशित होने से, वैयक्तिक डेवलपमेंट होने से हम बेहतरीन काम नहीं कर सकते, इसलिए मुझे मास को लेकर जाना होगा। जब बाबा साहब अम्बेडकर की बात उनको याद आता है, क्या याद आता है? हमें शासन करते जमात बनने का है। पॉलिटिकल क्लास बोलते हैं, नॉट इंडिविजुअल पर्सन, पॉलिटिकल क्लास, यानी कि क्लास में ये जो ग्रुप्स ऑफ लोग आते हैं, बहुत सारे लोग, इंडिविजुअल व्यक्ति यानी कि इंडिविजुअल अकेला रहता है, अकेला ही रहता है, उसका क्षेत्र का डेवलपमेंट कर सकता है शायद, लेकिन हम पूरे देश को कंट्रोल, ये वेलफेयर नहीं कर सकते, चेंजेस नहीं कर सकते, सामाजिक बदलाव नहीं कर सकते, आर्थिक बदलाव नहीं कर सकते। राजनीतिक तौर पर हम आगे जाने के लिए मास मूवमेंट चलाना होगा। उसलिए भीमसेना संगठन को देशव्यापी उन्होंने जो स्प्रेड किया, प्रसार किए, प्रसार कर हर एक स्टेट के लोगों को लेकर, मुस्लिम्स, माइनॉरिटीज को लेकर, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड्स, सभी को लेकर उन्होंने जो बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो ऑब्जेक्टिव है, हमें शासन करते जमात बनने का है, ये सपना लेकर उन्होंने देश भर में जो काम करते रहे और सामाजिक तौर के ऊपर तो उनका काम कंटिन्यू रहा। आर्थिक और राजनीतिक ये जो दो प्रश्न थे, उसके लिए बहुत सारा भी श्याम सुंदर जी ने सामाजिक समता लाने के लिए, बंधुत्व लाने के लिए, इस देश में न्याय की व्यवस्था लाने के लिए बहुत सारा जो बाबा साहब अम्बेडकर जी का पोस्ट अम्बेडकराइट मूवमेंट है, उसको मूल भारतीय नाम से आगे बढ़ाए और देश में राजनीतिक एक शक्ति निर्माण करने के लिए सभी लोगों को, जो मुस्लिम्स हैं, माइनॉरिटीज है, उन सभी को लेकर एक राजनीतिक शक्ति को तैयार करने के लिए ये किए। लेकिन उस वक्त में जब 1957 फर्स्ट जो जनरल इलेक्शन आता है या सेकेंड जनरल इलेक्शन आता है, इस देश में संविधान के खिलाफ बहुत सारे जो काम हुए हैं, जिन लोगों को जितना प्रतिनिधित्व देने का काम था, वो प्रतिनिधित्व जो रिप्रेजेंटेशन देने का जो काम है, वो फर्स्ट जनरल इलेक्शन में ही संविधान के खिलाफ जो टिकटें थी वो गलत डिस्ट्रीब्यूट कर एक ही लोगों ने ज्यादा देश के ऊपर कब्जा कर बैठे और जो प्रभावशाली जातियां हैं
वो ही इस हर स्टेट का जो हर प्रभावशाली जाति ही हर स्टेट में वो राज करते रहे। और इससे क्या हुआ, बदलाव ना आ सका। हम जो शोषित वर्ग है, शोषित जो लोग हैं, पॉलिटिकल में हम आगे नहीं बढ़ पाए। क्यों आगे नहीं बढ़ पाए? क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको राजनीतिक अधिकार दिए हैं। 1 मैन 1 वोट, 1 वोट 1 बैलेट। ये तो राजनीतिक समता आया इस देश में। लेकिन बाबा साहब कहते हैं इस देश में जब तक सामाजिक और आर्थिक समानता नहीं आता, जब तक वो रियल समानता नहीं है। हमें सामाजिक समानता के साथ आर्थिक समानता भी लेना होगा। अगर हम देर करते हैं बहुत, राजनीतिक समानता जब तक हम पॉलिटिकल में नहीं जाते, शासक वर्ग नहीं बनते, तब तक हमारे सारे अधिकार है छीने जाएंगे, हमें फिर दुर्बल किया जाएगा। उसीलिए श्याम सुंदर साहब ने लोगों को जगाते रहे बहुत सारे। उनके जो क्रांतिकारक जो भाषण है, देश भर में कोने कोने में क्रांतिकारक लेवल के ऊपर लोगों को, जो सोए हुए लोगों को बहुत बड़े जगाने का काम किया। और देश भर में जगाते रहे। इससे जब नेक्स्ट टाइम इलेक्शन लड़ते हैं वो असफल होते हैं श्याम सुंदर साहब। कई लोगों के षड्यंत्र से, कई पार्टी के षड्यंत्र से उनका जो आंदोलन है उनको साजिश बनाकर कुछ लोगों को उनको हराए। श्याम सुंदर जी का कारवां को रुकाने के लिए नेहरू का भी बहुत बड़ा हाथ है। जब बी श्याम सुंदर कहाँ जाते हैं, वहां पर कांग्रेस के लोगों ने उनको हराने का बहुत बड़ा षड्यंत्र बनाया। और इसी तरह बी श्याम सुंदर जी कभी दिल ना हारते हुए, जो बाबा साहब अम्बेडकर का जो मूवमेंट है, जो मूल भारतीयों का मूवमेंट है, वो जीवन भर चलाते रहे। जिंदगी में उन्होंने शादी नहीं किए, अपना संपूर्ण जीवन सामाजिक समता के लिए, बाबा साहब अम्बेडकर की जो ऑब्जेक्टिव है उसके लिए पूरा समर्पण किए हैं। तो ऐसे ही कारवां आगे बढ़ रहा था। श्याम सुंदर जी का जो स्वप्न है, उनको जो पैन इंडिया मूवमेंट बनाना चाहते थे, देश में पॉलिटिकल पार्टी को खड़ा करना चाहते थे, देश में शासनकर्ता जमात बनने का उनका जो सपना है, उनका जो जीने का अवसर नहीं मिला। 1975 में उनका जब हृदयघात से देहांत हुआ, उनका मृत्यु हुआ, उसके बाद जो कार्रवाई आगे लेकर जाने के लिए कोई नहीं आए। और कुछ उनके इतिहास में उनके बारे में कुछ मिस इन्फॉर्मेशन, यानी कि गलत मैसेज उनके बारे में मनुवादी लोगों ने फैलाए, उनको हाइड करके रखे आज तक। जब आज हम इसके बारे में जो डिस्कस कर रहे हैं, इसके पीछे बहुत बड़ा एक विचार है। क्या विचार है? बी श्याम सुंदर जी का जो इतिहास में जो उनका जो इतना दिन हम उनके बारे में हम नहीं जान सके, इसके बारे में अगर इंफॉर्मेशन आज जो मिल रहा है, इसके पीछे बीदर के महादेव कामले सर जी का बहुत बड़ा हाथ है।
उन्होंने 15 साल बहुजन मूवमेंट में काम किए। काम करते करते 2016 से 16, 17, 18, 19 तक बहुत बड़े रिसर्च किए हैं। रिसर्च कर कर हम बामसेप में सारे जो महापुरुष हैं, लेकिन कांसीराम जी से भी पहले बहुत बड़े महापुरुष बी श्याम सुंदर जी होकर गए। उन्होंने सही अर्थ में बहुजन मूवमेंट बी श्याम सुंदर जी ने चलाया। पैन इंडिया मूवमेंट का ऑब्जेक्टिव उन्होंने रखा। देश में आर्थिक जो समानता है, लैंड डिस्ट्रीब्यूशन उन्होंने किया। शैक्षणिक योगदान, रिजर्वेशन का प्रोविजन, स्कॉलरशिप का प्रोविजन निजाम गवर्नमेंट में पहला प्रथम बी श्याम सुंदर जी ने रखा। ये महापुरुष होने की वजह के बाद भी हम इनके बारे में क्यों ऐसा उनके बारे में प्रचार नहीं है? जो आंदोलन है, जो मूवमेंट्स है, जो साहित्य है, उनके बारे में क्यों नहीं लिखा गया? तो रिसर्च करने के बाद बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिला। 2020 से जब लॉकडाउन फर्स्ट टाइम जो कोरोना आया था, लॉकडाउन में उसमें जूम मीटिंग के माध्यम से काफी उनके बारे में चर्चा हुई। देश भर में सभी संगठनों से, सभी नेतृत्व, सभी जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं उनको लेकर लगभग 2 महीने तक जूम ऐप के मीटिंग से चर्चा हुआ। बाद में बीदर में 2021 जनवरी 10 को नेशनल लेवल का एक कन्वेंशन हुआ, राष्ट्रीय स्तर का। वहां पर भी काफी अच्छा इंफॉर्मेशन मिला है। वहां पर बी श्याम सुंदर जी का ये बारे में समझने का मौका मिला। उसके बाद लगातार जूम ऐप के माध्यम से हो या सोशल मीडिया के माध्यम से हो, ये कारवां हम आगे बढ़ा रहे हैं। इसमें बहुत बड़ा योगदान भी माधव कामले सर जी का है। उसके साथ साथ इसमें इस कार्य को योगदान दे रहे हैं राष्ट्रीय मूल निवासी संघ के ताराराम मेहना सर और बीडी बोरकर सर और प्रकाश मूल भारती जी, जो उनका जो लिटरेचर है वो कनेक्शन करके रखे हैं, उसका संग्रह करके रखे हैं। और हैदराबाद का जो समांतर पब्लिकेशन है उसके द्वारा काफी बी श्याम सुंदर जी का बुक्स पब्लिश हो चुके हैं। तो ये जो इससे हमको जानकारी मिला कि बी श्याम सुंदर जी एक बहुत ऊंचे कदम के नेता थे, जो बाबा साहब अम्बेडकर जी का कारवां सही अर्थ में आगे लेके गए। यदि बी श्याम सुंदर जी 10 या 20 साल अगर होते तो इस देश का जो नकाशा है कुछ और होता, इस देश का जो परिस्थिति है और लेवल पे होता। पैन इंडिया मूवमेंट होता। बीएसपी से पहले उन्होंने राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बनाए होते। इस देश में हम शासक वर्ग भी बन सकते थे, लेकिन उनको अवसर नहीं मिला। लेकिन उनके साहित्य में, उनके बुक्स में जो कारवां है उनका आज भी वहां पर उसमें है। वो हम पढ़कर जो बाबा साहब अम्बेडकर जी का ही कारवां जो है वो बी श्याम सुंदर जी ने लेकर गए हैं। उसी को लेकर हमको जो स्पेशली हैदराबाद कर्नाटका रीजन है, इस रीजन में बी श्याम सुंदर जी ने जो महत्वपूर्ण, बहुत बेहतरीन जो वर्क किए हैं, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय के लिए उन्होंने बहुत बड़े काम किए हैं। अगर हमको ये कारवां आगे लेकर जाने के लिए जो युद्ध लोग हैं, आज जो इंटेलेक्चुअल लोग बोलते हैं, बुद्धिजीवी वर्ग बोलते हैं, जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स है, जो सोशल लीडर्स है, पॉलिटिकल लीडर्स है, सामाजिक संगठन हो या राजनीतिक संगठन हो, बहुजन या अम्बेडकराइट, ये सारे लोग मिलकर बी श्याम सुंदर जी का कारवां हम आगे बढ़ा सकते हैं। जो बाबा साहब अम्बेडकर
जी का विचारों से प्रेरित है। हमें इस देश में बाबा साहब बोलते हैं 5 ऑब्जेक्टिव बोलते हैं। क्या ऑब्जेक्टिव्स है? एनिलेशन कास्ट, जाति का निर्मिति, जाति का ध्वस्त करना है देश में, जाति का अंत करना, और नेशनल ओनरशिप, आर्थिक समानता, इस देश में हम ओनरशिप होना इकोनॉमिक इक्वालिटी के लिए, और कॉन्स्टिट्यूशन सेफगार्ड, संविधान की संरक्षण, हक और अधिकार लेना। उसके बाद 4th जो है बाबा साहब बोलते हैं न्यू इंडिया, यानी कि शासन करते जमात बनने का। उसके बाद अंत में जो 5 पॉइंट है प्रबुद्ध भारत बनाना। ये जो 5 ऑब्जेक्ट के ऊपर बी श्याम सुंदर जी ने पहले प्रथम बाबा साहब अम्बेडकर का जो शिष्य होकर उन्होंने ही किया। इस 5 ऑब्जेक्ट के ऊपर जो 5 गोल्स है उसके ऊपर काम किए हैं। उस कार्यवाही को माधव कामले सर जी ने और सभी संगठना, सभी जो देश भर में जो बड़े बड़े नेतागण हैं, बुद्धिजीवी वर्ग है, आगे बढ़ा रहे हैं। इसमें साथ सहयोग करेंगे हम भी। ऐसे बात बोलते हुए आज का जो कंक्लूजन है मेरा यहीं पर समाप्त होगा। एक विशेष निवेदन या सूचना मैं देना चाहूँगा। आज तक ये 15th डे है, 15वां दिन है ये संवाद का। मई 16 को स्टार्ट हुआ, आज 30 तारीख है। बी श्याम सुंदर जी का स्मृति दिन के ऊपर 15 दिन हम बात किए, उनके जीवन, उनका संघर्ष के बारे में, उनका विचारों के बारे में, उनका फिलॉसफी, उनके सिद्धांत के बारे में। इस कार्यक्रम के जो कंक्लूजन है, आज मैं मेरा स्पीच का कंक्लूजन यही कर रहा हूं, लेकिन इस संपूर्ण ये कार्यक्रम का जो समारोह प्रोग्राम है कल दोपहर 3 बजे है। इस कल समारोह कार्यक्रम के चीफ गेस्ट रहेंगे पी गोपाल जी, पूर्व कर्नाटक के बीएसपी प्रेसिडेंट हैं। कल चीफ गेस्ट बी गोपाल स्वामी करेंगे। उसके साथ जो उद्घाटक है कल के समारोह कार्यक्रम के, कांसी राम जी के भांजे प्रभजीत सिंह जी उसका इनॉग्रेशन काम करेंगे। आप मेरे बात सुने, मैं आप सभी का आभारी हूँ। माधव कामले सर का आभारी हूँ मैं, और सभी नेतागण जो इस कारवां में आगे बढ़ा रहे हैं उन सभी का मैं आभारी हूँ। सभी को धन्यवाद। जय भीम, जय मूल निवासी, जय शाहू, जय फुले, जय बाबा साहब अम्बेडकर कहते हुए मेरा 2 शब्द खत्म करता हूँ। जय भीम, जय प्रबुद्ध भारत।